हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बनाए डिजाइन आप लोगों ने लॉगिन साइन अप कौन शेयर? यस सर। मल्टी शेयरिंग का ऑप्शन ऑन कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और मेरे साथ शो कर सकते हैं। दीपेश यार सर। हाँ, गुड। और ये साइन अप के लिए ये साइन। ओके, नाइस, वेरी गुड। गुड दीपेश। गुड गुड वैभव। एंड साइन अप स्क्रीन। ओके, नाइस, गुड। अच्छा, आपने तीन चार बनाई, वेरी गुड, परफेक्ट। ये एरर क्या आ रही है? अच्छा, आपने स्पेस दे दिया इसलिए। ठीक है, गुड वैभव। गुड यश। साइन अप स्क्रीन। गुड। इसको ना, एक चीज जो यहाँ लग रही है वो ये लग रही है कि आपने पैडिंग नहीं दे रखी प्रॉपर। पैडिंग दोगे ना तो ज्यादा बेटर लगेगा, तो मेन लेआउट पे पैडिंग दे दो एक बार तो। लेफ्ट और राइट से दे दो, बॉटम और टॉप से देने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैडिंग लेफ्ट और सॉरी पैडिंग राइट। पैडिंग स्टार्ट कर दो इसको, या लेफ्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हम्म। और बाकी सब सही है, बढ़िया, गुड। एक चीज जो मेरे को इसमें लगी, वापस दिखाना, शेयर करना। यश, जो आपका फॉरगॉट पासवर्ड है ना, सिमेट्री को फॉलो करो। फॉरगॉट पासवर्ड का जो एंड है वो देखो, और आपके इसका एंड जो हो रहा है, ये ये देखो, इसको इस लाइन के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। जो आपकी लाइन एंड हो रही है ना, ऊपर वाली, इसी के एंड में होना चाहिए। या आपने ऊपर कुछ दे रखा है क्या, मिनिमम 8 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स के ऊपर? यस सर, वो अभी एडिट कर रहा था मैं, तो थोड़ा-सा रह रहा है वहाँ पे। वहाँ पे टेक्स्ट दे रखा है पासवर्ड के लिए, जैसे यहाँ पे ईमेल का है, वैसे यहाँ पे ओके, पासवर्ड का है। ठीक है। तो फॉरगॉट पासवर्ड, एक तो फॉरगॉट पासवर्ड को थोड़ा सा लेफ्ट से है ना अलाइन कर दो राइट वाली से। बाकी सब बढ़िया है, गुड। यस सर। ओके सर। ओके, गुड, वेरी गुड यश। तो नीलेश, वैभव एंड यश हैव शोन। नो, गुरु दीपेश, दीपेश, वैभव एंड यश हैव शोन। बाकी कौन दिखा रहा है अब? हेलो, स्क्रीन शेयरिंग ऑन है। आप स्क्रीन शेयर करके अपनी स्क्रीन दिखा सकते हो। मैंने दो यूआईज दी थी बनाने के लिए। लॉगिन साइन अप बनाई है आप लोगों ने। जिन्होंने बनाई है उन्होंने मेरे को शेयर कर दी है, जिन्होंने नहीं शेयर की है वो शेयर कर सकते हो। अगर नहीं बनाई है तो आप बता सकते हो कि आपने नहीं बनाई, फिर अपन आगे चलते हैं। बट
प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगी चीजें। अब जिन्होंने करी होगी तो उनको समझ में आएगी। तो कोशिश करो कि जिन्होंने नहीं करी है वो अगली बार ऐसा ना करें। सर ये मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही तो जिस कारण मैं लगभग 6 क्लास नहीं अटेंड कर पाया हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसलिए उस दिन आया था फिर बीच में ही तो अच्छा ठीक उसके है। तो बाद। अभी आप ना जैसे ही फ्री मतलब ठीक हो जाते हो तो उसके जी। बाद आप रिकॉर्डिंग्स देख के वो बना के मेरे साथ या तो मेल में शेयर कर देना, या फिर आप जब क्लास चल रही हो तो स्टार्टिंग में या एंडिंग में कभी शेयर करके दिखा देना। ठीक है। ओके सर। ओके। सर, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते, क्योंकि अभी हमने वीडियो भी नहीं देखा है ना, तो इसलिए मैं। हाँ कोई बात नहीं, आप देख लो जल्दी से, पहले तो ठीक हो जाओ, फिर जी। वीडियोस वगैरह देखो। और अगर अभी आपको लग रहा है कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए आपको चाहिए, तो आप 1 1 घंटे पुराना वीडियोस देख सकते हो। जैसे आपको कोई मतलब जैसे कभी हम तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो अपन को ऐसा लगता है कि यार एक ही चीज कर रहे हैं तो कुछ और ट्राई करते हैं, तो वहां पे आप वीडियोस भी देख सकते हो, है ना। ओके सर। ओके यश, बट मेक श्योर कि आप बना लो। यश, शिखर आपने बना लिया? शिखर, ईशान? हेलो। ओके ईशान, यश, शिखर। यस सर, क्या कहते हैं, मैंने अभी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है सर वो। ओके, तो देखो उसको, क्यों नहीं देखी? सर एक्चुअली बाहर गया हुआ था मैं। अच्छा, चलो ठीक है, देख लेना आप उसको, बना लेना। ठीक है। ओ, ओके सर। आगे। ओके। तो जिन्होंने नहीं की है, मेक श्योर करना कि आप आज ही की डे में उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है। एंड मेरे साथ में मेल में शेयर कर दो, विच विल बी गुड। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने ऐसा कुछ डिजाइन्स क्रिएट किए थे। ठीक है, जिसमें हमने मेनली तो फोकस किया था कि हमने एक स्क्रॉल व्यू देखा था, एक हमने इमेज व्यू का कॉन्सेप्ट समझा था, और एक एडिट टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट समझा था कि इनके मेन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है। अब हम आज क्या कर रहे हैं, एक लिंकिंग कर रहे हैं। लिंकिंग कैसे कर रहे हैं कि हम छोटी सी यूआई बनाएंगे, जिससे हम जो है वो लॉजिक लगाएंगे। और केवल यूआई नहीं बनाएंगे, आज हम हमारे कॉटलिन का लॉजिक उसके साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। इस बटन पे टैप होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, कैसे परफॉर्म होगा, वो सारी चीजें हमको आनी चाहिए। और ऑब्वियसली हमको आगे यही यूज में आने वाला है कि हमने जो यूआई बनाई है उसको किस तरीके से मैनेज करना है रन टाइम में, तो उसका कोड हम कॉटलिन में लिखते हैं। तो आज उनको फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो कनेक्टिविटी करने के लिए हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। इसका यूआई चेंज हो गया, कंपोज किया। तो एक बार इसको ओपन होने दो।
ये क्या अभी रिसेंटली इसका अपडेट आया फ्लेमिंगो का, तो आई हैव अपडेटेड दैट प्लगइन। आप लोगों के एंड्रॉयड चल रहा है तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी अपडेट्स आ जाते हैं, बट अपडेट्स को एक तो पहले टाइम लगता है डाउनलोड होने में, फिर मैनेज सेटअप होने में, और उसमें क्या होता है कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। जैसे अभी मैंने फ्लेमिंगो को सेटअप किया है, तो मैं थोड़े दिन चलाऊंगा, अगर मुझे लगता है कि इट इज बेस्ट टू अपडेट योर एंड्रॉइड स्टूडियो टू फ्लेमिंगो, तो मैं आपको बोल दूंगा या फ्लेमिंगो में कर लो। नहीं तो क्या होता है कई बार कुछ बग्स बग्स भी होते हैं, फिर वो बग्स के साथ रहना पड़ता है, और फिर थोड़े टाइम के बाद एक नया पैच आता है, और फिर हम उस पैच के साथ उस वो बग्स को रिजॉल्व करता है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि स्टेबल वर्जन आया फ्लेमिंगो का, तो सही चल रहा है अभी तक। तो एक दिन हुआ है मेरे को, तो एक बार मैं इसको यूज करता हूँ, फिर अगर इट विल बी सुटेबल तो फिर आप उसमें अपडेट कर लेना। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप अपडेट नहीं भी करते हो तब भी चलेगा, क्योंकि देखो बेसिक चीजें जब भी आप सीखते हो ना, तो इट डजंट रिक्वायर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, हाँ ये बात हो सकती है कि कोई ऐसा फीचर आया हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो आपके काम आ सकता है, जो एंड्रॉइड स्टूडियो का फीचर हो, एंड्रॉइड का नहीं, एंड्रॉइड स्टूडियो का फीचर हो, जो आपके काम आ सकता है, आपके डेवलपमेंट के अंदर आसान कर सकता है काम को, तो उस केस में मैं जरूर आप अपडेट करें, लेकिन उसके अलावा रिक्वायर्ड नहीं है। बट एज अ प्रोफेशनल डेवलपर जब आप बन जाए, तो फिर उस समय भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कब आप फ्री हो, कि अब हमारे पास में एक प्रोजेक्ट जो चल रहा था वो ओवर हो चुका है, अब हमारे पास में 1-2 दिन का गैप है जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, तो उस समय हम अपडेट करते हैं। मतलब मिड जब हम एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, तब हम बचते हैं एक एंड्रॉइड स्टूडियो के अपडेट से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें चेंज हो जाती है। जैसे इस स्टूडियो के अपडेट को ये ग्रेडल वर्जन चाहिए, और वो ग्रेडल वर्जन को अगर अपने अपग्रेड कर दिया, तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्रेडल वर्जन है उससे कॉम्पेटेबल करने के लिए हमने जितने भी पैकेजेस लगाए, लाइब्रेरीज लगाए, उनको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं आता है, बट ऐसा होता है कि हम अपडेट करते हैं और कोई बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं और बीच में है कहीं पे, तो प्रीफर रहता है कि अगर जब जब तक जरूरत नहीं हो तब तक अपडेट नहीं किया जाए। हाँ, जब आप उसको फुल फाइनल कंप्लीट कर दो और उसको आपने लाइव कर दिया है प्ले स्टोर के ऊपर, उसके बाद में आप उसको अपग्रेड करते हो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को। तो आपके लिए भी मैं यही कहूंगा कि एक बार मेरे को यूज करने दो, जब मेरे को लगेगा कि हाँ भाई सही है, तो आप इसको अपडेट कर लेना। नहीं भी करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एंड्रॉइड का बेसिक टू बेसिक वर्जन भी आपके बेसिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनफ है, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा फीचर आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट स्पीड थोड़ा फास्ट हो सके, तो उस पर मैं जरूर कहूंगा कि वो आप अपडेट कर लो। और मैं क्यों करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता रहे कि यार कौन सा आपको करना चाहिए, कर नहीं करना चाहिए। अगर इन केस फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं करूँ और कोई स्टूडेंट कर ले, ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम्स आ जाती है, और वो प्रॉब्लम्स मुझे पता ना हो कि क्यों आ रही है, तो एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन के साथ में मैनेज रखूँ। और मैं हमेशा अपडेट तभी लेता हूँ जब स्टेबल कोई वर्जन आता है, ठीक है। बीटा या अल्फा चैनल के साथ में कोई अपडेट आता है जो कि नॉर्मली मिलता है, आपको जाके लेना पड़ता है, तो वो अपडेट्स कभी नहीं करता। जो ऑफिशियली एंड्रॉइड स्टूडियो खुद बताता है कि ये ऑफिशियल अपडेट आ चुका है जो कि स्टेबल है, तो वो ही अपडेट करने चाहिए आपको एज अ प्रोफेशनल भी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इस यूआई के अंदर, और इस यूआई में एक छोटी सी यूआई बनाते हैं हम। छोटी सी यूआई मतलब कि हमको क्या करना है, एक छोटा सा एडिशन जैसा प्रोग्राम बनाना, मतलब एक ऐप बनानी जिसमें यूजर दो वैल्यूज देगा, हम उसको ऐड करके दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लीनियर लेआउट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हेडिंग, तो टेक्स्ट व्यू। ठीक है, उसको बोल्ड कर देते हैं, स्टाइल। ठीक है, हमारा काम हो गया। और हम क्या करना चाहते हैं, इसके नीचे स्पेसिंग हो, तो स्पेसिंग के लिए मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, ठीक है। और अब हम यहाँ पे जो बनाएंगे वो होगा हमारा टेक्स्ट फील्ड, मतलब कि एडिट टेक्स्ट, जिसमें हम यूजर से वैल्यू लेंगे। रैप रैप EMS कर देंगे 10, ठीक है।
हिंट दे देंगे, एंटर नंबर 1। कीबोर्ड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इनपुट टाइप नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक एडिट टेक्स्ट बन के तैयार है, और एक और एडिट टेक्स्ट हम बनाएंगे। और ऊपर अगर हम देखें तो जो हमारा ओरिएंटेशन हो रहा है, इट इज नॉट परफेक्ट। और ये होना ही था। बाय डिफॉल्ट लीनियर लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल होता है, हम ओरिएंटेशन को वर्टिकल कर देते हैं, ठीक है। दिस इज परफेक्ट। और एक और एडिट टेक्स्ट की जरूरत है, तो हम यहाँ पे एक और एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, एंटर नंबर 2, ठीक है। और किसकी जरूरत है, एक बटन की जरूरत होगी, तो बिल्कुल बटन बना देते हैं अपन यहाँ पे, टेक्स्ट ऐड, ठीक है। और किसी की जरूरत है नहीं, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये जो बटन है इसको अपडेट कर दिया, ऐप कॉम्पैक्ट बटन। देखो ये दो तरह के बटन होते हैं, एक जो आप बटन करते हो ना, वो आपकी जो लेटेस्ट अपडेटेड जो बटन के फीचर्स होंगे ना वो मिलेंगे। और ये जो ऐप कॉम्पैक्ट बटन है ना, इट इज द ओल्डेस्ट बटन जो हमेशा एंड्रॉइड में आपको पहले से मिलता था, ये वो बटन है। ये देखो, इसका कलर भी ऐसा आता था पहले। कलर मैनेज नहीं होता था आपकी थीम के बेस पे, बटन का कलर हमेशा ऐसा ग्रेइश ही रहता था, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो वो कर सकते हो। अगर आपको केवल बटन दोगे ना, तो इट डिपेंड्स कि कौन सा वर्जन आपने अपडेट कर रखा है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो का, उसके बेसिस पे उसकी जो स्टाइलिंग है वो आती है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, अभी मैंने अपडेट किया तो इसकी जो स्टाइलिंग है बटन की, वो ऐसी आ रही है, ठीक है। तो ये विड्थ वाइज ज्यादा बेटर लगेगा, तो विड्थ थोड़ी बढ़ाता हूँ तो ये अच्छा लगेगा, क्योंकि कैप्सूल शेप में ना, तो इट विल लुक नाइस, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं, इसको एक तो कर देते हैं ग्रेविटी सेंटर, और थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है तो वो स्पेसिंग दे देता हूँ मैं। तो स्पेसिंग देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नहीं, इसमें मार्जिन बॉटम, और ये सब मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ी ज्यादा देते हैं, तो अभी थोड़ी बेटर यूआई हो गई हमारे पास में। और अब हमको करना क्या है, सिंपल सी यूआई बनाई है, लेकिन आज हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, हमारे यूआई को लिंक करने वाले हैं एक्सएमएल से। क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि हमको क्या करना है, यहाँ से दो वैल्यूज लेनी है। जैसे यूजर बटन ऐड पे टैप करे तो दोनों वैल्यूज लेनी है, और दोनों को ऐड करके यहाँ उसका रिजल्ट प्रिंट करवाना है। तो रिजल्ट प्रिंट करवाना है मतलब कि यूआई पे ही दिखाना है ना, उसके यूआई के अंदर ही। तो उसके लिए कुछ भी चीज टेक्स्ट में शो करने के लिए आपको टेक्स्ट व्यू की जरूरत पड़ती है। तो टेक्स्ट व्यू, रैप रैप, टेक्स्ट, रिजल्ट, टेक्स्ट साइज 25 एसपी, और इसको मार्जिन टॉप दे देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा रिजल्ट शो होने वाला है। और रिजल्ट को हम दिखाएं क्यों, ये तो सिर्फ अपन को देखना था कैसा दिखेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको रन टाइम ही सेट करेंगे, यूजर को नहीं दिखना चाहिए, जैसे यूजर इस पे टैप करे तो रिजल्ट दिख जाए, नहीं तो ना दिखे, उसको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी सी यूआई बनाई है, हालांकि ये कोई एक ऐप नहीं है, ऐसा कोई ऐप नहीं बनाओगे जिसमें आप एडिशन का काम कर रहे हो। हाँ, आगे चल के हम कैलकुलेटर ऐप जरूर बना सकते हैं, बट वहां पे बहुत सारे और ऑपरेशन भी होंगे, जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिलीशन मल्टीप्लीकेशन, तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होंगे जो हम कर सकते हैं, बट एक ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम हमारे एक्सएमएल को कॉटलिन से लिंक करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक फ्लो समझ में आए एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी में, बट एक सेकेंड, हम इन सारे व्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे कि बटन पे टैप हुआ, ये मेरे को कैसे पता चलेगा बटन पे ही टैप हुआ है, इससे वैल्यू लेनी है, मेरे को कैसे पता चलेगा कि नंबर 1 वाली वैल्यू कौन सी है, नंबर 2 वाली वैल्यू कौन सी है। आईडी, वेरी गुड।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपका नाम आपको डिफरेंशिएट करने के लिए काम में आता है, आपकी यूनिकनेस बताने के लिए काम में आता है एट फर्स्ट। जब आप कहीं स्कूल में जाते हो, कंपनी में जाते हो, तो आपको नहीं पता होता है और सामने वाले को नहीं पता होता है कि इसमें क्या चीज नहीं है, क्या है। तो वो 2-3 जनों को या और भी बाकी जनों को आपसे यूनिफॉर्मली क्या कह सकते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके नेम को यूज करता है। ठीक है, तो नेम इज योर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ सभी का भी एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईडी। ठीक है, तो हमको सभी का आईडी देना पड़ेगा और ये हमने पहले भी कर रखा है जब अपन ने क्या किया था, रिलेटिव लेआउट किया था, क्योंकि वहां पे भी जरूरत पड़ी थी कि यार ये किसके राइट में आएगा, ये किसके लेफ्ट में आएगा। तो वहां पे भी हमने बोला था कि यार किसके, तो कैसे पता चलेगा, तो किसके का नाम दे देते हैं आईडी से, और फिर उसको आईडी के थ्रू बोलते हैं कि तू इस आईडी के राइट में आ जा, इस आईडी के लेफ्ट में आ जाना। तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आज भी हमको क्या जरूरत पड़ रही है कि जिन जिन भी व्यूज की हमको हमारे कॉटलिन में जरूरत पड़ सकती है, उन सब की हमको आईडी देनी पड़ेगी। अब आप कहोगे जिन जिन भी का मतलब क्या है, देखो इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी आईडी लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी इसकी आईडी लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी इसकी आईडी लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी इसकी आईडी लेंगे। लेकिन इस एडिशन की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट सेम रहने वाला है ना। तो मैं इसमें कुछ चेंज करने वाला हूँ ना, रन टाइम में मैं कुछ गेट करने वाला हूँ। तो ये एडिशन का एडिशन ही रहेगा। यहाँ पे तो वैल्यूज चेंज होगी, जो होगी वो हमको गेट करनी होगी, जो होगी वो हमको गेट करनी होगी सेकंड में से भी। इसके टैब पे ही तो सब काम होगा और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ दिखाना है। तो इन चारों की तो मेरे को जरूरत है रन टाइम में भी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं इसकी आईडी दूं चाहे ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरे को किसकी आईडीज देनी है यहाँ पे। और एक और चीज ध्यान रखना, एट्रीब्यूट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि लेआउट विड्थ हमेशा ऊपर ही आएंगे, फिर थर्ड नंबर पे ईएमएस आएगा, फिर आपका मार्जिन बॉटम आएगा। नहीं, ये ऑर्डर एक ऊपर नीचे हो सकता है। मैं ऊपर मार्जिन बॉटम भी लिख सकता हूँ, विड्थ और हाइट सबसे नीचे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऑर्डर में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है आपको कि एक ऑर्डर में होना चाहिए। इसलिए जो मैं आईडी डाल रहा हूँ ना, वो कहीं पे भी डाल सकता हूँ। बस इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होना चाहिए आईडी, जिससे कि हम रन टाइम में इसको रिकॉल कर सके। फिर एक एड्रेस की तरह ये काम करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर यूज करके +@ID, @+ID स्लैश जो भी आपको नाम देना है। अब क्योंकि ये एडिट टेक्स्ट है तो EDT। ठीक है, और क्या काम कर रहा है, नंबर 1 का काम कर रहा है। तो अब नाम से क्लियरेंस है कि भाई एक एडिट टेक्स्ट है जो नंबर 1 लेगा। तो इस तरीके से आपको भी नाम देना है और कैपिटल केस को फॉलो करना, कैमल केस को फॉलो करना है। स्टार्टिंग विद लोअर केस, बीच में एक कैपिटल केस। अगर आप ऐसा नहीं देते हो ना, तो ये आपको सजेशन बोलेगा क्या आपने ना स्पेलिंग मिस्टेक करी है। देख रहे हो आप, सेम स्पेलिंग है। जब मैं एन कैपिटल करता हूँ ना तो वो नहीं बोल रहा, लेकिन जब कैपिटल स्मॉल एन करता हूँ तो वो ये मेरे को बोलता है कि आपने स्पेलिंग में मिस्टेक है। ठीक है, तो ये भी चाहता है कि आप कैमल केस को फॉलो करो। और कैमल केस का बेनिफिट मैं आपको बता चुका हूँ। 2 चीजें आप एक ही नाम में डाल सकते हो, एक क्या क्या है एक्चुअल में वो, और एक वो किस काम के लिए यूज में आ रहा है। ठीक है, और दोनों के बीच में दोनों यूनिकली दिखे आपको एक साथ, तो इसके लिए हम बीच में एक कैपिटल लेटर दे देते हैं, ताकि वो हमको कैपिटल लेटर जहां से शुरू हो रहा है वो एक नया नाम दिखे और उससे पहले का जो है वो एक अलग नाम दिखे। तो इससे क्लियरेंस मिलता है। नहीं तो क्या सब एक ही साइज में होता है ना, तो समझ पाना कि कहाँ से टूट रहा है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कैमल केस को यूज किया जाता है। फिर ये एडिट टेक्स्ट है, इसकी भी आईडी दे देते हैं EDT नंबर 2। फिर बटन की आईडी देंगे BTN एड। ठीक है, सबके अपने अपने रोल है जो कि नाम से पता चल रहे हैं। आईडी यहाँ पे क्या दूंगा आप बताओगे हैंड रेज करके, यहाँ क्या आईडी देनी चाहिए विल बी द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर आईडी। रिजल्ट सर। रिजल्ट हैंड रेज करना है आपको, है ना। यस शिखर, सर रिजल्ट। यश, सर EDT रिजल्ट या टीवी रिजल्ट सर। वेरी गुड, वेरी गुड यश। देखो सबने रिजल्ट बोला, बहुत सही बात है, रिजल्ट आएगा, लेकिन आगे उसका एट्रीब्यूट भी आना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। देखो देने को मैं यहाँ पे ए भी दे सकता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट भी दे सकता हूँ, विच विल बी गुड, कोई एरर नहीं आएगी और सही चलेगा। पर तो तरीका जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा है यश शिखर? सॉरी सर। ओके, TXT रिजल्ट। ठीक है, तो TXT स्टैंड्स फॉर कि भाई ये टेक्स्ट है। ठीक है, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं टेक्स्ट को किस तरीके से लिखता हूँ, एडिट टेक्स्ट को किस तरीके से लिखता हूँ, बटन को किस तरीके से लिखता हूँ इन शॉर्ट फॉर्म। तो आपको जो रिलेवेंट लगे आप वो यूज कर सकते हो, बट ये यूनिवर्सल तरीका है जो एंड्रॉइड में हर कोई यूज करता है।
तो बेटर है कि आप भी ये तरीका यूज करो। लेकिन अगर आपको रिलेवेंस नहीं समझ आएगा, TXT से क्या समझ में आ रहा है, तो आप टीवी कर दो, टीवी रिजल्ट, ऐसे भी करते हैं। टीवी, टीवी शॉर्ट फॉर्म टेक्स्ट व्यू, तो टीवी रिजल्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वैसा नाम लिखना होगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि काम क्या है इसका, कि भाई इसका व्यू क्या है और ये उस व्यू के अंदर क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मैंने सबके नाम रख दिए। अब चलते हैं हम हमारी कॉटलिन फाइल के अंदर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इनको यूटिलाइज करना है। अब समझना इस चीज को कि हम इसको किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं। देखो, मैंने आपको ना बोर्ड के ऊपर 2 नंबर लिख दिए, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। बोर्ड पे 2 नंबर ही तो लिखे, मैंने कुछ बोला थोड़ा ना है। तो 2 नंबर पढ़े। जैसे ही बोलूंगा ऐड करो, तो आप क्या करोगे? वो 2 नंबर ग्रैब करोगे, ऐड करोगे और मेरे को रिजल्ट बता दोगे। जब मैंने कुछ ऑपरेशन बोला तब आपने वो चीज करी ना, ग्रैब करने वाली। तो वैसे ही सेम चीज है, हमको यहाँ पे क्या करना होगा, एक ऐड के क्लिक का इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि जितनी बार भी ऐड टैप हो तो आपको क्या काम करना है। अब उस ऐड के ऑन क्लिक लिसनर पे, हम अभी आगे मैं आपको बताऊंगा ऑन क्लिक लिसनर क्या होता है। उसके ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर हमको हमारा काम करना होगा कि जब भी ये टैप हो तो क्या काम होना चाहिए। तो जब भी टैप हो तो क्या काम होगा, दोनों आईडी टैग से वैल्यू गेट करनी है, उन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सम करना है, और जो सम आएगा उसको जो रिजल्ट वाला जो हमने टेक्स्ट लिया है वहां पे सेट कर देना है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई चीज ले रहे हो व्यू से तो गेट फंक्शन होता है, जब भी आप कुछ दे रहे हो तो सेट फंक्शन होता है। लेकिन कॉटलिन ने गेट और सेट को हटा दिया है। अब कॉटलिन क्या कहता है कि अगर आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हो तो जो फंक्शन आप लगा रहे हो तो उसमें सेट और गेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हो दैट मीन्स आप सेट कर रहे हो, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हो दैट मीन्स आप गेट कर रहे हो, क्योंकि इक्वल टू का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी। तो अगर आपने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लगाया यानी कि आप इसमें सेट करने के लिए, क्योंकि वैल्यू तो राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ रही है यानी कि वो जो फंक्शन है वो सेट का काम कर रहा है। और ऐसे ही इक्वल टू के राइट हैंड साइड में तो यहाँ से वैल्यू ली जाएगी, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में तो वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ से, तो इसलिए ऑटोमेटिकली वहां पे गेट फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो बिहाइंड द सीन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई वैल्यू लेते हो तो आप गेट करते हो, जब भी आप कोई वैल्यू देते हो तो आप सेट करते हो। ठीक है, क्लियर है? बट आपको ये सेट और गेट आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% आपको हटा दिए कॉटलिन ने। ठीक है, तो आपको गेट सेट नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट वो फंक्शन मिलेगा। एंड अगर वो इक्वल टू के इधर लगा हुआ है तो सेट का काम करेगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड लगा हुआ है तो गेट का काम करेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लिंकिंग है। लिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने लेआउट फाइल तो लिंक कर दी यहाँ से, लेकिन हम आईडीज को कैसे फाइंड करेंगे? आईडीज भी तो लानी पड़ेगी ना, जिस आईडी के ऊपर कौन सा काम करना है। तो जैसे मेरे को ईडीटी टेक्स्ट मतलब इस वाले टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट से वैल्यू लेनी है, तो इसकी आईडी के थ्रू ही तो मैं सारा काम कर पाऊंगा। अब इसकी आईडी के थ्रू सारा काम करने का मतलब क्या है कि इससे लिंक्ड जो आईडी है उसको मैं मेन एक्टिविटी में एज अ मेन आइडेंटिटी रखूंगा, एंड फिर उसके ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो उसके ऊपर जब रन टाइम में ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो एक्चुअल में उस आईडी से जो लिंक्ड मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो लिंक्ड आईडी है, उस आईडी से जो लिंक व्यू है उसके ऊपर वो काम होगा। समझ पा रहे हो? मतलब हम जो यहाँ पे काम करने वाले हैं इसके लिए मेरे को एक एडिट टेक्स्ट का जो व्यू है उसकी आईडी को यहाँ मैनेज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल edt1 नाम सेम रखता हूं मैं जैसे हमने वहां पे वेरिएबल लिया। ठीक है, फिर यहाँ होता है फाइंड व्यू बाय आईडी, टाइप क्या है, एडिट टेक्स्ट है। अब यहाँ पे हमको आईडी देनी पड़ती है, तो आईडी मिलती है रिसोर्स से, क्योंकि देखो वो लेआउट के अंदर पड़ा है। तो जब भी आप अपने इस फोल्डर से, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये जावा का फोल्डर है, रिसोर्स का फोल्डर है, जहाँ पे भी आप हो और आपको इस बिल्डिंग में जाना है, इस बिल्डिंग में भी एक आईडी नाम का वेरिएबल फाइल है जिसमें आपकी आईडीज पड़ी है, जो इनविजिबल होता है, आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, आर स्टैंड्स फॉर रिसोर्स। ठीक है, डॉट मतलब उसके अंदर आईडी नाम से एक फाइल होगी, डॉट उसके अंदर भी edt नंबर 1 नाम से एक आईडी होगी है, और राइट हैंड साइड में इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। मतलब ये एक्चुअल में एक एड्रेस को स्टोर कर रहा है जिसपे हमारा आईडी स्टोर्ड है। ठीक है, तो हम उसी एड्रेस को कॉल कर रहे हैं जहाँ पे हमारी आईडी स्टोर्ड है। तो रन टाइम में ये उस एड्रेस पे जाएगा, उस आईडी का रेफरेंस लाएगा और एक्सएमएल में ढूंढेगा कि ये रेफरेंस किसका है।
कि भाई ये रेफरेंस इस व्यू का है, तो इस व्यू का सारा रेफरेंस इसको मिल जाएगा, इस EDT नंबर 1 को मिल जाएगा। ऐसे हम सबके लिए करते हैं, बट ये थोड़ा सा तरीका जो है ना लेंथी है, और ये पुराना तरीका है, ये जावा के टाइम से चल रहा है। तो लोगों ने कहा यार फाइंड व्यू बाय आईडी क्यों करना पड़ता है, क्या हम डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते इन आईडीज को XML से? तो इसमें बहुत सारे तरीके आए। पहले बटन नाइफ करके एक पैकेज आता था, फिर कॉटलिन का एक्सटेंशन आया। कॉटलिन में एक एक्सटेंशन है जिसको हम यूज करते हैं, तो उससे ये काम हो जाता है कि वो डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है। सिंथेटिक एक्सटेंशन है वो कॉटलिन का, बट अब वो डेप्रिकेट कर दिया है एंड्रॉइड ने। एंड्रॉइड ने कहा कि अब हम बाइंडिंग वाला फीचर लेके आ गए, तो आप बाइंडिंग को यूज करो, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो क्या करना है, बाइंडिंग देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है, बट क्योंकि आगे चल के हम बाइंडिंग को ही प्रेफरेंस देने वाले हैं, क्योंकि उससे हमारा काम आसान होता है, तो हम आज से ही बाइंडिंग को सेटअप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमारी ग्रेडल स्क्रिप्ट में आना है। मैंने क्या कहा था कि जब भी प्रोजेक्ट लेवल पे आपको कुछ चेंजेस करने होंगे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको इस पर्टिकुलर ग्रेडल स्क्रिप्ट में आना पड़ेगा। और ज्यादातर आपको किस वाले में आना पड़ेगा, ऐप लेवल वाले में, जिसके पीछे ऐप हो। और यहाँ पे जो एंड्रॉइड नाम से एक बना हुआ है, ये वाला देखो, इस एंड्रॉइड में आना है। और यहाँ पे कहीं पे भी आप बिल्ड फीचर्स, इसका एक स्पेसिफिक स्पेलिंग ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। सर साथ में आएगा बिल्ड फीचर्स। यस, और इसके अंदर व्यू बाइंडिंग, ये आपको सजेशंस में नहीं मिलेंगे, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। व्यू बाइंडिंग ट्रू। आगे हम डेटा बाइंडिंग भी करेंगे, तो डेटा बाइंडिंग को भी हमको इस तरीके से ऑन करना पड़ेगा। तो ये एक नया फीचर जो है बिल्ड का, वो हमने एंड्रॉइड के अंदर डाल दिया, विच इज व्यू बाइंडिंग। व्यू की बाइंडिंग मिल जाएगी अब हमको यहाँ पे, तो अब हम उसको सिंक नाउ कर देंगे। जो जब भी आप ग्रिडल फाइल में चेंजेस करो, तो आपको सिंक नाउ करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी, जब ये कंप्लीट हो जाए दैट मीन्स कि वो सिंक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे इसकी बाइंडिंग फाइल्स बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट इनिट वेर, इसको हम एक नाम दे देते हैं, बाइंडिंग ही देते हैं, मोस्टली केसेस में इसको बाइंडिंग बताते हैं। और यहाँ एक वेरिएबल बना रहा हूँ बाइंडिंग नाम का, जो किस टाइप का होगा, जिस टाइप का आपका XML है। ये देखो एक्टिविटी मेन, तो इसके बेस्ड एक फाइल बनती है जब आप डेटा बाइंडिंग व्यू बाइंडिंग ऑन करते हो, विच इज एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, जैसे अगर आपकी क्लास का नाम होता स्प्लैश एक्टिविटी, ठीक है, तो उसकी XML क्या बनती, एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश, तो उसकी बाइंडिंग फाइल का नाम होता है एक्टिविटी स्प्लैश बाइंडिंग। तब ऐसा सर्च करोगे ना, तो आपको एक बाइंडिंग नाम की क्लास मिलेगी, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। दिख रहा है आपको? ये अगर आप वो मैंने बाइंडिंग जाके ट्रू नहीं करी होती ना, व्यू बाइंडिंग, तो ये फाइल नहीं बनती। ये रन टाइम जनरेटेड फाइल्स है, जो आपके बाइंडिंग ऑन करने के बाद में आपके हर XML की बनती है। ठीक है, अब इसी बाइंडिंग को हम यहाँ पे हमारे XML में कॉटलिन के अंदर मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, ये हमारा क्या बन गया, एक वेरिएबल बना दिया हमने, जिसको हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे। बट आपने ऊपर क्यों बनाया क्लास के अंदर, क्योंकि मेरे को इस बाइंडिंग की जरूरत ना पूरे क्लास में कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। अभी तो हम ऑन क्रिएट के अंदर है, ऐसे बहुत सारे और भी फंक्शन होंगे, हो सकता है कि उस समय उस पर्टिकुलर व्यू की जरूरत उस पर्टिकुलर फंक्शन में हो, तो उसके लिए ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो जो वेरिएबल हो ना, वो मैं थ्रू आउट पूरे क्लास में कहीं पे भी यूज कर सकूं। इसलिए मैंने एक बाइंडिंग वेरिएबल बनाया, जो कि क्या है, ग्लोबल बना दिया, मतलब पूरी क्लास में यूज किया जा सके। लेकिन ये इनिशियलाइज कहाँ होगा, इनिशियलाइज तो यहाँ होगा जब ऑन क्रिएट कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको टाइप डिफाइन कर दिया। तो नॉर्मल वेरिएबल हम बनाते हैं ना, तो ऐसे बनाते हैं वेर और इस तरीके से। बट यहाँ पे इनिशियलाइज करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, तो इनिशियलाइज नहीं, यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक बाइंडिंग टाइप का वेरिएबल लूंगा जो किस टाइप का होगा। तो वो क्या कह रहा है कि इनिशियलाइज करना जरूरी है, आपको इसको एक इनिशियल वैल्यू देनी चाहिए। तो मुझे पता है कि अभी मैं इनिशियल वैल्यू नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसको एकमात्र वैल्यू मिलेगी वो क्रिएट पे मिलेगी। तो इसके लिए मैं इसके आगे क्या लगा देता हूँ, लेट इनिट। लेट इनिट स्टैंड्स फॉर, नाम से समझ में आ रहा है, लेट यानी कि बाद में, इनिट मतलब कि इनिशियलाइज, ये बाद में इनिशियलाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने बाइंडिंग बना दी। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे प्राइवेट लगा देते हैं। अब प्राइवेट का रोल होता है एज अ एक्सेस मॉडिफायर, कि भाई किसी को अगर मेरी क्लास का एक्सेस होगा, तो उसके अंदर के मेंबर्स का भी हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइंडिंग, इस क्लास की बाइंडिंग का एक्सेस किसी भी और
हायरार्किकल स्ट्रक्चर में किसी भी और क्लास को जो इसको अगर यूज करे तो, ठीक है। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, आगे प्राइवेट लगा देते हैं। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये मल्टीपल एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है जो पर्सनल होता है, सिर्फ उस क्लास में यूज में आएगा। प्रोटेक्टेड जो उस पैकेज के जो भी जितनी भी क्लास है उनके लिए यूज में आएगा। मतलब एक पैकेज के अंदर अगर 10-12 क्लासेस है और आपने प्रोटेक्टेड लगा रखा है, तो अगर वो उस पैकेज से क्लास बिलोंग करती है तो वो उसको यूटिलाइज कर सकती है, नहीं तो अनलेस उस पैकेज के बाहर की कोई क्लास है तो यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। और पब्लिक है, दैट मीन्स ओपन फॉर ऑल। अगर पब्लिक कोई चीज बनाती है तो कोई भी क्लास किसी भी क्लास को इनहेरिट कर सकती है या उसको यूटिलाइज कर सकती है या काम कर सकती है। और ये मैंने आपको एक ऑप्शन भी बताया था कि जैसे मैंने शायद आपको ये चीज बताई थी शायद एग्जाम्पल से, या नहीं बताइए तो अभी मैं बता देता हूँ। 3 चीजें होती हैं आपके पास में। एक आपकी बाइक या स्कूटी होगी खुद की पर्सनल, ठीक है। एक होगी आपके घर में कार जो आपकी फैमिली की है, ठीक है। और एक होगा आपका मोबाइल फोन जो आपका खुद का पर्सनल है। अब समझना, बताया था ये मैंने, ओके, कि आपका जो कार है वो कौन यूज करेगा, आपका फैमिली मेंबर्स ही यूज कर पाएंगे, ठीक है, और आप यूज कर पाओगे। जो आपका मोबाइल है उसको कौन यूज कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप, और किसी को नहीं दोगे। और तीसरी चीज क्या है कि जो आपकी बाइक है या स्कूटी है उसको आप भी यूज कर रहे हो, आपके फ्रेंड भी यूज कर रहे हैं, घर से बाहर वाले भी, और घर के अंदर किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो भी यूज कर रहा है। तो ये हो गया आपका पब्लिक, ठीक है। समझ में आया? तो ये वही कॉन्सेप्ट है पब्लिक प्राइवेट। तो आप चाहो तो प्राइवेट कर सकते हो अगर आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर है और आप ये नहीं चाहते कि बाइंडिंग किसी और के पास में जाए इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हमको करना क्या है। बाइंडिंग वेरिएबल तो हमने बना दिया। अभी जो सेट कंटेंट व्यू है ना, इसको हम हटा देते हैं। अब जैसे ही ऑन क्रिएट कॉल होता है तो ऑन क्रिएट एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा फंक्शन नहीं, जो हमको ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से इनहेरिट होने के बाद में ओवरराइड करने के लिए मिलता है। क्योंकि ये जरूरी है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का रोल क्या है कि यार ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी तो हर कोई बनाएगा, बट ऑन क्रिएट में क्या काम करना है वो हर का अलग अलग होगा। तो इसके लिए उसने ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी बनाई कि आप एक खुद की एक्टिविटी क्रिएट कर सको कि एंड्रॉइड में कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करती है, कैसे लाइफ साइकिल को फॉलो करती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी एक्टिविटी वैसे ही परफॉर्म करे। तो हमने क्या किया, हमारी जो क्लास बनाई उसको एक्सटेंड कर दिया ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। बट अब क्या चीज है, इसमें कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होंगे जैसे कि ऑन क्रिएट है। तो ऑन क्रिएट एक ऐसा फंक्शन है जिसको जो यूज करेगा ना, जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को यूज करेगा वो अपनी डेफिनेशन उस पर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि एक्टिविटी तो आपने बना दी, एक्टिविटी का लाइफ साइकिल भी आपने आपकी एक्टिविटी में ले लिया, बट आपका ऑन क्रिएट अलग होगा, बाकी सबका ऑन क्रिएट अपना अपना अलग अलग होगा, ठीक है। इसके लिए हम ऑन क्रिएट को यूज करते हैं। तो ऑन क्रिएट एक ओवरराइडन फंक्शन है, यानी कि हमको उसको ओवरराइड करना ही पड़ता है, तो हमने इसको ओवरराइड किया। और जब ओवरराइड किया तो वो कहता है कि यार जो ऑन क्रिएट का डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है जो इस क्लास में पड़ा है वो तो आपको करना ही करना है, साथ में आपको अपना काम करना है। तो हमने क्या किया, सुपर डॉट ऑन क्रिएट कर दिया। सुपर रिप्रेजेंट्स दी पेरेंट क्लास, उसके अंदर का ऑन क्रिएट फंक्शन हमारे ऑन क्रिएट के अंदर भी चलेगा। बस इससे क्या हुआ कि उसका काम भी होगा जो ऑन क्रिएट में होना चाहिए, और साथ साथ में मेरे को क्या करना है ऑन क्रिएट में वो भी मैं करूंगा, ठीक है। तो अब हम इस ऑन क्रिएट में आते हैं, और सेट कंटेंट व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो सेट कंटेंट व्यू आएगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से आएगा। अब यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे हमारे बाइंडिंग को। बाइंडिंग इक्वल्स टू जो हमारी एक्टिविटी मेन बाइंडिंग है डॉट, यहाँ पे एक इन्फ्लेट करके ऑप्शन होता है, इन्फ्लेट, और यहाँ पे एक लेआउट इन्फ्लेटर क्लास का ऑप्शन चाहिएगा आपको, वेरिएबल चाहिएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाइंडिंग इन्फ्लेट हो रही है और इन्फ्लेट होके हमको इस बाइंडिंग वेरिएबल में मिल रही है। जो इस एक्सएमएल में जो एक्सएमएल का बाइंडिंग बना है उससे हम इन्फ्लेट करके एक बाइंडिंग गेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका सेंस क्या होगा, इसका सेंस आगे समझ में आएगा। तो बाइंडिंग आ गई हमारे पास में, ये बाइंडिंग किसकी है, हमारे एक्सएमएल की है, ठीक है, जिसमें वो सारे व्यूज बाइंडेड है जो हमने यूआई में बनाए हैं, वो यहाँ पे इस बाइंडिंग के एज अ रेफरेंस मेरे को मिल गए। अब मुझे क्या करना है, उस बाइंडिंग का जो सबसे मेन लेआउट है उसको कहाँ सेट करना है, हमारे कंटेंट व्यू में, क्योंकि उस मेन लेआउट में तो सारा यूआई है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन मिलता है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट व्यू ना देंगे, आर डॉट लेआउट डॉट ना देंगे, हम क्या देंगे, बाइंडिंग डॉट रूट। अब ये रूट का मतलब क्या है कि जो आपका मेन एलिमेंट होगा इस यूआई का। तो इस यूआई का कंट्रोल पे टैप करते हैं और ये देखो लीनियर लेआउट, यही हमारा मेन लेआउट। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, तो अब ये यूआई सेट हो जाएगी, ठीक है। अब बाइंडिंग से आप देखो कितना आसान हो जाता है। यस ईशान? सर ये
एक्टिविटी मेन बिल्डिंग डॉट इन्फ्लेट जो मेथड कॉल किया है क्लास से, हाँ उसके हाँ अंदर वो पैरामीटर पास किया है लेआउट इन्फ्लेटर, हाँ। वो क्या है सर उसमें? देखो लेआउट इन्फ्लेटर एक क्लास होती है। आगे आपको जब हम रिसाइकलर व्यू भी करेंगे और भी जब हम इन्फ्लेशंस करेंगे ना, इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है समझना। जैसे आप बैलून में हवा भरते हो ना, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेट करना। टायर में हवा भरते हो तो कहते हैं इन्फ्लेट कर रहा है। ठीक है। तो कोई भी चीज, जैसे हवा है, उधर क्या हो रही है, हवा इन्फ्लेट हो रही है एक बैलून के अंदर। वैसे ही यहाँ पे बाइंडिंग को हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं हमारे बाइंडिंग वेरिएबल में, ताकि मैं उसके अंदर के कंपोनेंट्स को यूज कर सकूं। तो इन्फ्लेट को चाहिए होता है एक लेआउट इन्फ्लेटर क्लास का रेफरेंस, जिससे कि वो इन्फ्लेशन को एग्जीक्यूट करवा सके। इसलिए हमने लेआउट इन्फ्लेटर लिया। यस सर, वो लेआउट इन्फ्लेटर का जो रेफरेंस है वो कहाँ पर है? स्कोप में है ना वो, तो कैसे डाल रहे स्कोप हैं? में नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको एक्टिविटी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में मिलता है। जैसे सेट हाँ, कंटेंट व्यू है, तो सेट कंटेंट व्यू भी आपने कहीं डिफाइन नहीं कर रखा है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपको एक्टिविटी क्लास में मिलेगा, तो पेरेंट आप क्लास एक्सेस का। कर सकते हो, क्योंकि आपने इसको क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है इसलिए। अच्छा, ठीक है। ओके। मतलब इन्फ्लेशन इन्फ्लेट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कि जो हमारी बाइंडिंग फाइल है उसको, उसके अंदर से व्यूज को इन्फ्लेशन में मतलब इन्फ्लेट करके हमको बाइंडिंग क्रिएट करनी, ताकि मैं आगे का काम कर सकूं, ताकि मैं अंदर के व्यूज को गेट कर सकूं। अब इसमें एक सबसे पहले मिलता है बाइंडिंग डॉट रूट। बाइंडिंग डॉट रूट का मतलब होता है कि जो उसका रूट एलिमेंट है। अब इस एक्टिविटी का ये एक्टिविटी मेन बाइंडिंग किसकी है, इस एक्सएमएल फाइल की बाइंडिंग फाइल है, तो इसका जो रूट एलिमेंट है वो यही होगा। तो हमने यहाँ पे इसको सेटअप कर दिया। अब इसका एक अल्टरनेट देखते हैं कि यार, एक तरीका तो ये होता है फाइंड व्यू बाय आईडी। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ बाइंडिंग डॉट आप ऐसे सारे वेरिएबल्स ले सकते हो। देखो यहाँ के सारे आईडीज, जितनी भी आईडीज आपने वहां डिफाइन करी थी ना, वो सारी की सारी आईडीज आ गई। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे आपको अलग से वेरिएबल बना के उनको आईडीज को फाइंड करके उनको एक वेरिएबल में रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी ऑपरेशन करना है, जिस भी पर्टिकुलर आईडी पे करना है, आप उसको बाइंडिंग से निकालोगे और उस पर वो ऑपरेशन करवा दोगे। ठीक है। तो हम ये तरीका बहुत पहले करते थे, अब हम इसको नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बाइंडिंग को यूज करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, और अब हमको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि हमको बटन का ऑन क्लिक लगाना है। ठीक है। क्योंकि उसी के अंदर तो सारा काम होगा हमारा। जब तक यूजर बटन पे टैप नहीं करेगा तो हमारी यूआई का कोई सेंस नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। यूजर एडिट टेक्स्ट में कुछ भी लिख दे, काम एक्चुअल में कब होगा, जब बटन पे टैप होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा बटन है btn add, इस पे हम एक फंक्शन लगाएंगे। मतलब यहाँ पे डॉट करके एक्चुअल में एक फंक्शन होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर, दिख रहा है आपको। इस फंक्शन के नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। देखो, हम इस बटन में सेट कर रहे हैं, क्या सेट कर रहे हो, ऑन क्लिक के लिसनर को सेट कर रहे हैं, ऑन क्लिक के लिसनर को। लिसनर कौन होता है, जो सुनता है। अब सुनने का मतलब क्या है, यहाँ पे सुनने का मतलब ये है कि जितनी बार भी टैप होगा, ये क्लिक लिसनर को सुनेगा, और इसके अंदर एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक, जिसको ट्रिगर कर देगा। तो बस यही तो हमको चाहिए था, कि जितनी बार भी, क्योंकि बटन एक ऐसी चीज है जो एक बार नहीं होगी और वो रैंडम है। दो चीजें हैं बटन के अंदर, वो क्या है कि एक तो ऐप स्टार्ट होते ही वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब यूजर टैप करेगा, अब यूजर ने ऐप स्टार्ट करी है आपकी, और वो 10 सेकंड के बाद टैप कर रहा है, कोई 5 सेकंड के बाद ही टैप कर रहा है, कोई 50 सेकंड के बाद करेगा। समझ रहे हो। तो जब भी टैप करेगा तब ये उसको सुन लेगा, और जितनी बार भी टैप करेगा, क्योंकि हो सकता है ना वो एक बार टैप ना करे। उसने एडिशन किया तो उसने कहा कि नहीं यार, मेरे को इन दोनों के बीच में एडिशन करना है, तो नई वैल्यू डाली, फिर ऐड किया। तो जितनी बार भी टैप होगा और जब भी टैप होगा, ये लिसनर जो है उसको सुन लेगा, और इसके अंदर एक फंक्शन मिलता है, अभी मैं वो भी बताऊंगा कैसे मिलेगा। उस फंक्शन को ट्रिगर कर देगा। तो हमको क्या करना है, हमको बटन के क्लिक पे जो भी काम करवाना है ना, हमको उस ऑन क्लिक बट फंक्शन के अंदर अपना काम करके रख देना है। तो उससे क्या होगा कि जितनी बार भी इस बटन पे टैप होगा, ये उस पर्टिकुलर फंक्शन को ट्रिगर करेगा, और फंक्शन के अंदर लिखा गया आपका कोड उस हर टाइम पे जितनी बार भी बटन टैप हो रहा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये हम चाहते थे कि कोई भी इवेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है तो इस तरीके से हमारा एक्शन परफॉर्म हो जाए। बट इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे मैंने सेट ऑन क्लिक लिस्टर फंक्शन को कॉल किया है, तो ये फंक्शन कह रहा है कि मेरे को क्या चाहिए, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टर का ऑब्जेक्ट पास करना चाहिए आपको इसके अंदर। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो नॉर्मली पहले जावा में हम क्या करते थे, न्यू करके करते थे। बट कॉटलिन के अंदर थोड़ा सा अलग है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कॉलन। फिर क्या चाहिए, किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, किस क्लास का रेफरेंस देना है आपको यहाँ पे, व्यू डॉट, पहले देखो व्यू को इंपोर्ट कर लो आप, तो ऑल्ट प्लस एंटर, तो ये व्यू इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर एक फंक्शन मिलता है ऑन क्लिक लिस्टर, आ गया ऑन क्लिक लिस्टर, कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज।
अब देखो ऑब्जेक्ट के ऊपर रेड लाइन आ गई, उसका रीजन क्या है कि ऑन क्लिक लिस्नर क्लास में आपको लेके चलता हूं मैं, ये एक इंटरफेस है। देखा आपको इंटरफेस के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया था कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे। आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है क्योंकि इंटरफेस है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखो, ऑन क्लिक रिटर्न टाइप वॉइड है, साथ में व्यू आएगा, लेकिन इसका कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ इसका डिक्लेरेशन दे रखा है। तो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, जो इसको यूज करेगा। अब मैं इसको अपनी ऐप के अंदर 10 जगह क्लिक पे लगाऊंगा, तो उन क्लिक पे क्या काम करवाना है तो वो मेरे को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो सब अलग अलग होंगे। अब ये केवल मेरे तक लिमिटेड नहीं है, आप जब अपने प्रोजेक्ट पे काम करोगे, कोई दूसरा और काम कर रहा है, एंड्रॉइड में इतने बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनको ऑन क्लिक जहां पे भी लगाना है वो ऑन क्लिक लिस्टर को यूज करेंगे, तो वो अपनी अपनी डेफिनेशन देंगे ऑन क्लिक के अंदर। तो इसीलिए ऑन क्लिक एज अ इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की तरह यूज में आता है, क्योंकि हर कोई अपनी डेफिनेशन इसमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो रेड लाइन इस ऑब्जेक्ट पे इसीलिए आ रही है क्योंकि व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टर एक इंटरफेस है और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पड़ा हुआ है जिसको आपको ओवरराइड करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे इसकी सजेशन में जाऊंगा, तो ये क्या कह रहा है, इंप्लीमेंट मेंबर्स। तो आपको इस पे टैप करना है, आप ऑल्ट प्लस एंटर भी कर सकते हो उसी पे आके। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ये वो फंक्शन है जो आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो आप ओके करो और ये आ जाएगा ओवरराइड फन ऑन क्लिक, और हमारे पास में ये आ गया। ये साथ में एक व्यू लेके आता है। अभी हमारे पास में व्यू की जरूरत नहीं क्योंकि ये टैप किस पे हो रहा है, व्यू पे तो हो रहा है, तो इस व्यू का पूरा रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है जिस पे टैप हो रहा है। बट अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है। आगे जब हम टिक टैक टो ऐप बनाएंगे, या आगे कभी ऐसा हो कि हम ऑन क्लिक जो है ना, एक से ज्यादा व्यू पे लगा रहे हैं एक सेम ऑन क्लिक, ये भी हम कर सकते हैं। हम 10 बटन है और 10 पे एक जैसा काम करना चाहते हैं, तो उसपे सेम ऑन क्लिक लिस्टर लगा सकते हैं। तो हम उसमें व्यू से आइडेंटिफाई करेंगे कि 10 में से कौन से पे क्लिक हुआ है, क्योंकि सब पे एक जैसा काम करना था और कुछ चेंजेस करने थे ऑन क्लिक के हिसाब से। तो अब क्लिक लिस्टर तो हमने सब पे एक जैसा ही लगाया, तो अब कैसे पता करेंगे कि भाई 10 में से कौन सा बटन पे टैप हुआ है या कौन से व्यू पे टैप हुआ है। तो उसमें वो व्यू का रेफरेंस आता है, उसमें व्यू का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये पी नॉट बाई डिफॉल्ट आता है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, तो बी मोर स्पेसिफिक आप व्यू रख सकते हो। मोस्टली केसेस में यहाँ पे वी आता है, वी स्टैंड्स फॉर व्यू। ठीक है, तो ऐसा भी रख सकते हो। ठीक है, पी नॉट से अगर कंफ्यूजन हो तो वो ऐसे ही रखता है कि भाई अगर 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन में आपको क्या देगा, पी नॉट P1 P2 ऐसे देगा। ठीक है, तो आप पी नॉट P1 P2 से कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसके लिए जिस टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ मिल रहा है आपको, उस टाइप का आप एक छोटा सा वेरिएबल ले सकते हो, जिससे कि आपको उसका ना आइडेंटिफिकेशन मिल जाए, आइडिया लग जाए कि किस टाइप का है ये वेरिएबल। ठीक है, हालांकि अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अब हम आ जाते हैं ऑन क्लिक के अंदर। तो ऑन क्लिक में हम करने क्या वाले हैं, जब यूजर ने बटन ऐड पे टैप किया है तो इसका मतलब ये है कि उसने टेक्स्ट फील्ड में वैल्यूज दे रखी है, उन वैल्यूज को हमको लेना है, उनको ऐड करना है और उनको हमारे टेक्स्ट व्यू के ऊपर दिखा देना है। तो कैसे करेंगे अपन, गेट करना है। तो एक वैल नंबर 1 निकाल रहे हैं अपन, किसमें से निकाल रहे हैं, तो EDT। अब डायरेक्टली तो नहीं ले पाएंगे, तो हमारे पास में बाइंडिंग, तो बाइंडिंग से EDT1 को कॉल करो। ठीक है, डॉट, मैंने क्या कहा था कि अगर इक्वल टू के इधर लग रहा है तो गेट होगा, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है तो सेट होगा। तो आपको सिंपल सा टेक्स्ट करना है। देखो, टेक्स्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम गेट टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट। जावा में काम करोगे तो सेट टेक्स्ट और गेट टेक्स्ट यूज करोगे, कॉटलिन के अंदर गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा आपको। तो आप कहोगे कैसे पता चलेगा ये गेट हो रहा है कि सेट हो रहा है, मैंने फिर बताया आपको, अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, यहाँ से वैल्यू उठेगी और इसमें असाइन हो जाएगी, ये तो इक्वल टू का मतलब होता है, असाइन ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर आपने टेक्स्ट इधर लिखा है दैट मींस यहाँ से वैल्यू असाइन होगी नंबर 1 में, तो यहाँ से वैल्यू गेट होगी। ये अगर मैंने सेट करना होता तो ये मैं कहा लिखता, इक्वल टू के इधर लिखता, तो यही सेट टेक्स्ट की तरह काम करता। ठीक है, अब यहाँ से जो टेक्स्ट मिलता है ना, वो हमको एडिटेबल फॉर्मेट में मिलता है, तो हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। अब एडिटेबल से डायरेक्ट हम इंटीजर में नहीं आ सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग करते हैं। टू स्ट्रिंग से क्या होगा, स्ट्रिंग में आएगा। अब स्ट्रिंग से हम इंटीजर में जा सकते हैं, सिंपल सा आपको टू इंट करना है। अब जावा में होता है ना, तो ऐसा फंक्शन नहीं मिलता आपको टू इंट, जावा में हमको पार्सिंग करना पड़ता है, विच इज इंट डॉट पार्स ब्रैकेट में स्ट्रिंग। जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो आप दो, अगर वो इंटीजर टाइप की स्ट्रिंग है, वो कहोगे इंटीजर टाइप की स्ट्रिंग कैसे होती है, ऐसे होती है। देखो, अभी एक्चुअल में तो क्या है, इंटीजर ही है, बट किस में पड़ा है, स्ट्रिंग में पड़ा है। तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग int डॉट पार्स इन जावा, एंड इन Kotlin यू जस्ट रिक्वायर यूजिंग डॉट टू इंट पीछे।
अगर आप ये लगा दोगे तो जो भी चीज यहाँ पे आई है तो आप कहोगे क्या डायरेक्ट टू इंट क्यों नहीं लगाया टेक्स्ट के ऊपर ही, फिर टेक्स्ट था एडिटेबल फॉर्मेट में, और ये जो टू इंट ऑपरेशन है ये आपके स्ट्रिंग पे काम करता है, तो इसके लिए हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर टू इंट किया तो ये इंटीजर में आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, वैल नंबर 2 निकालेंगे, सेम तरीका बाइंडिंग डॉट, अब ईडीटी नंबर 2 लेंगे क्योंकि अब दूसरी वैल्यू लेंगे दूसरे एडिट टेक्स्ट से, टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू इंट, आ गई दोनों की वैल्यूज। ठीक है, हमारे पास में नंबर 1 भी आ गया, नंबर 2 भी आ गया। अब हम बनाते हैं वैल सम इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, अब दोनों का एडिशन हो जाएगा। दोनों का एडिशन होने के बाद में क्या हो गया, हमारे पास में सम आ गया। अब हमारे पास में क्या है, txt, सॉरी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बाइंडिंग करना पड़ेगा, बाइंडिंग डॉट txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, हमको उस टेक्स्ट ट्यूब पे ये टेक्स्ट सेट करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, टेक्स्ट को इक्वल टू के इधर रखा। ठीक है, दोनों चीजें करी, यहाँ पे टेक्स्ट इधर है तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट इधर है तो सेट टेक्स्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी आपको गेट करना है तो वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड लगेगा। आप क्या इक्वल टू नहीं है तो, जब इक्वल टू नहीं है और डायरेक्टली आप कॉल कर रहे हो तो वो इक्वल टू के राइट में ही है हमेशा, जैसे मैक्स में भी होता है ना, जब इक्वल टू लगाते हो तो एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप हमेशा राइट में ही हो। और आपने मैक्स में भी देखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में आप एक इक्वल टू करके ऐसे साइन देते हो जब आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, क्योंकि आप हमेशा राइट में ही होते हो। ठीक है, वो एक अलग बात है कि जब आप कोई वेरिएबल लेते हो या कोई भी वैल्यू को असाइन करना होता है तो एक लेफ्ट अलग होता है, इक्वल टू अलग होता है, फिर राइट अलग होता है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो राइट में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वल टू के इधर किया, यानी कि यहाँ पे हम सेट करना चाहते हैं, सेट क्या करना चाहते हैं, द सम ऑफ डॉलर नंबर 1 एंड डॉलर नंबर 2, ये तो हम कर चुके हैं बाइंडिंग कॉटन के अंदर। ठीक है, आज से फर्क क्या है कि वहां पे हम क्या कर रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे कंसोल पे, यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करवा रहे कंसोल पे, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है विच हैज अ यूआई कंपोनेंट नेम्ड एज, जिसकी मतलब नेम्ड एज टेक्स्ट व्यू विद द आईडी ऑफ txt रिजल्ट, तो हम उस पे सेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी दे रखी मैंने टेक्स्ट साइज की, टेक्स्ट स्टाइल की। ठीक है, ताकि वो उस तरीके से दिखे। तो द सम ऑफ डॉलर नंबर 1 एंड डॉलर नंबर 2 इज डॉलर सम। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन। ये समझ में आया? यस। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज करी है अपन ने, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहता है ना कि बेसिक है लेकिन बहुत फर्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज है। ये अगर आपको आज आ गया तो आगे सारी चीजें इन पे ही बेस्ड रहने वाली है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एंड्रॉइड कवर करता है कि भाई एंड्रॉइड में हर जगह कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी चीज में चले जाओ तो उसका एक व्यू लोगे आप एक्सएमएल के अंदर, और उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस करवाने हैं रन टाइम में उसका लॉजिक आप कहाँ बिल्ड करोगे, अपने कॉटलिन फाइल के अंदर। तो ये तरीका आपको आना चाहिए। और इसमें हमने क्या सीखा है, बाइंडिंग का वे सीखा है कि ऐसे आप बाइंड करते हो उस पूरे एक्सएमएल की बाइंडिंग बना के, ताकि उसमें से व्यू की बाइंडिंग निकाल के आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सको। अब आगे हमारे पास में हम कोई नंबर ऐड करते हैं यहाँ पे, और आप कीबोर्ड देख सकते हो। अगर मैं ये टेक्स्ट टाइप नहीं देता ना तो यहाँ पे QWERTY कीपैड आता, बाय डिफॉल्ट QWERTY होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका कीबोर्ड का टाइप होता है वो टेक्स्ट होता है। ठीक है, ऐड करेंगे, आ गया सम ऑफ 11 एंड 21 इज 32, तो हमारा काम चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके कुछ और कर देता हूँ, जैसे कि मैं 100 कर देता हूँ, 121 कितना होगा, 121 आ गया। तो सही फंक्शन कर रहा है, आप कोई भी नंबर चेक कर लो, ये सही फंक्शन करेगा क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक तरीके से किया है और वो एडिशन हो रहा है यहाँ पे और काम चल रहा है। अब आपको क्या करना है, सेम चीज आपको यहाँ पे 2 टास्क दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 टास्क क्या है, पहला टास्क है आपके यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन लिया है, आपको 4 बटन लेने एक साथ में, ले सकते हो ना लीनियर लेआउट के अंदर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। पहला टास्क तो ये है कि जब मैं एडिशन पे टैप करूं तो नीचे ऐड वाला काम हो जाए,
सब्ट्रैक्शन पे टैप करो तो सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट आ जाए, मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन पे डिवीजन वाला। और ये हम कर चुके हैं, कहाँ कर चुके हैं, हमारे कॉटलिन वाले फाइल में। उसमें सिर्फ यूआई नहीं थी, लॉजिक पार्ट हम लगा चुके हैं। जब ऐड पे अगर उसने ऐड करना है तो हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में माइनस लग जाएगा, मल्टीप्लाई करना है तो बीच में एस्टेरिक लग जाएगा, और डिवीजन करना है तो फॉरवर्ड स्लैश लग जाएगा। ठीक है, ये पहला टास्क। ये हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे ना एक और बटन बनाना है। पहला टास्क तो ये कर लेना है कि अलग अलग बटन पे अलग अलग काम हो और रिजल्ट नीचे प्रिंट होता रहे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा टास्क दे रहा हूँ कि इसके नीचे एक और बटन आ जाए विच इज कैलकुलेट। तो ऊपर तो 4 बटन है ही है, नीचे एक और बटन आ जाए जिसमें कैलकुलेट हो। अब क्या करना है कि यूजर ऐड पे टैप करेगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, ऐड पे टैप करने के बाद में जब वो कैलकुलेट पे टैप करेगा तो सॉल्यूशन आएगा। और ये भी काम हम कर चुके हैं चॉइस वाला, याद है मैंने आपको एक टास्क दिया होगा इसके अंदर, कॉटलिन के अंदर, चॉइस वाला। चॉइस इज 1 तो ऐड, चॉइस इज 2 तो सब्ट्रैक्शन, चॉइस इज 3 तो मल्टीप्लिकेशन, चॉइस इज 4 तो डिवीजन। याद है ना सबको, किया है कि नहीं किया है यस यस इफ वाला काम करके? जब हमने इफ एल्सिफ समझा था तो मैंने उसके बाद ये दिया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज यूज में आएगी। तो आपको कैलकुलेट पे क्या करना है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग लगानी पड़ेगी। और जो 4 बटन हैं उनका क्या रोल होगा, उनका रोल होगा कि एक वैल्यू को अपडेट करने का। आप एक ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे जैसे कि चेक, ठीक है, या चॉइस। तो अगर ऐड पे टैप होता है तो चॉइस की वैल्यू को कर देंगे 1, अगर सब्ट्रैक्ट पे टैप होता है तो चॉइस की वैल्यू कर देंगे 2, अगर मल्टीप्लिकेशन पे टैप होता है चॉइस की वैल्यू कर देंगे 3, अगर डिवीजन पे टैप होता है तो चॉइस की वैल्यू कर देंगे 4। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट पे चेक करना है कि चेक की वैल्यू क्या है, चॉइस की वैल्यू क्या है। अगर 1 है तो एडिशन कर दो, 2 है तो सब्ट्रैक्शन कर दो, 3 है तो मल्टीप्लाई कर दो, और 4 है तो डिवीजन कर दो। नहीं तो लीव एज इट इज, नहीं तो उनको कह दो अनअप्रोप्रिएट चॉइस या कुछ भी मत करो। ठीक है, इज इट क्लियर? तो दोनों टास्क क्लियर है आपको? यस ओके, तो ओके ओके, तो क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस टास्क नहीं किया है तो मेक श्योर करो कि आप प्रीवियस टास्क को कंप्लीट करो एज सून एज पॉसिबल। बट आज वाला टास्क मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं प्रीवियस वाला काम कर रहा था इसलिए आज वाला टास्क नहीं हुआ, आज वाला टास्क तो रहेगा ही। प्रीवियस वाला आपको टाइम निकाल के एडिशनली उसको कवर करना है। ठीक है, सो दैट आप क्लास के बराबर चलते रहो। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे। गुड बाय, सी यू।